में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए एनुअल एग्ज़ाम जो वार्षिक एग्ज़ाम है उसके भूगोल के ज्योग्राफी के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, केवल सब्जेक्टिव का। ठीक है, इसमें जितना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का बिल्कुल आसान तरीका से आंसर को हम लोग देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि सेंटअप एग्जाम में आप लोग देखे हैं। तो 1 से 20 तक लघु उत्तरीय क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी रहेगा और इसमें से चुन करके केवल 10 ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जितना क्वेश्चन देखेंगे 1 से 20 तक, इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखने से ही आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद में सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि प्रदूषण तथा प्रदूषकों में अंतर करें। ठीक है, यानी प्रदूषण क्या होता है और प्रदूषक क्या होता है, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखिए, यानी मात्र 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिख देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि जनसंख्या संगठन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन में कि निश्चयवाद और संभववाद के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे, भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम लिखें। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। चलिए फिर आगे हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। और 8वां नंबर क्वेश्चन में है कि अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। और 10वां नंबर क्वेश्चन में कि भूमि निम्नीकरण के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कि भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को समझाइए। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी आपको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, मेगा सिटी क्या है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है। और 17 नंबर क्वेश्चन में कि आयु संरचना का क्या महत्व है। और फिर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। और 19 नंबर क्वेश्चन में शुष्क कृषि क्या है। ठीक है, चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग केवल 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्नों का लगातार उत्तर देखेंगे, फिर उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों का उत्तर हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ हम लोग देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करना है, दिया हुआ था कि प्रदूषण और प्रदूषकों में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसके उत्तर में लिखेंगे कि प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण है क्या। ठीक है, याद करने से बेहतर है कि इसको बढ़िया से समझ लेना। ठीक है, समझ लेंगे तो आप अपने हिसाब से भी इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। देखिए, पर्यावरण के प्राकृतिक जो संतुलन का बिगड़ना होता है वही प्रदूषण कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे आसपास की जो बढ़ रहा है यानी असंतुलित हो रहा है, तो क्या होगा, प्रदूषण होगा। जैसे हमारे चारों तरफ वृक्ष हैं, एग्जाम्पल में ले लीजिए कि हमारे आस पड़ोस में चारों तरफ वृक्ष हैं, बिल्कुल साफ़ सफाई स्वच्छ है, नाली की भी बढ़िया प्रबंध है। लेकिन किसी कारणों से उन वृक्षों को काटा जाने लगे और कूड़े कचरे अत्र तत्र मतलब कहीं कहीं फेंका जाने लगे, तो ये प्राकृतिक जो वातावरण था अब वो दूषित हो रहा है। ठीक है, तो इसी को ही प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब प्रदूषक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि वे हानिकारक पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, कोई भी वैसा हानिकारक पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हो, प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कूड़ा कचरा हो, जैसे पॉलीथीन हो, ये सभी क्या हैं, हानिकारक पदार्थ हैं। ये कहीं भी जाएंगे, अगर इनका प्रयोग करके इनका सही से संचय नहीं किया जाए तो ये कहीं भी इधर उधर फेंक देने से ये प्रदूषण को ही फैलाएंगे,
तो जो पॉलीथीन होगा, पॉलीथीन वो क्या हो जाएगा, प्रदूषक में आएगा। और हमारे आसपास के जो प्राकृतिक वातावरण है, अगर किसी कारण से वो बदलाव हो रहा है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा। तो दोनों में अंतर आप इतना लिख सकते हैं। चूँकि ये 2 नंबर का ही है तो इतना लिखने से आपका काम बन जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि इसमें इतना लिखेंगे तो 2 अंक नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा। आजकल के एग्ज़ाम में जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी का उत्तर देना है, उतना ही देना है, ना ही ज़्यादा और ना ही कम। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लिखें। तो भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम लिखने के लिए उत्तर में लिखेंगे कि भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम निम्नलिखित है। उत्तर में लिखना है। अब पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या याद रखना है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसको कोष्ठ में यहाँ दिल्ली लिख देंगे क्योंकि ये दिल्ली में है। जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है, दिल्ली में है। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी उनका नाम ही याद रखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये तो क्वेश्चन में भी दिख रहा है, तो यहाँ से आपको लिख देना है ऐसे। ठीक है, याद कितना करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज, और इसमें जोड़ देना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो क्वेश्चन में है। और ये कहाँ है, तो मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, चलिए। हुआ है कि जनसंख्या संगठन क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या का आयु, मतलब कोई भी देश हो, किसी भी देश को अपने मन में ला लीजिए, चाहे भारत हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी एक देश अपने मन में ला लेना है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। ठीक है, या कोई क्षेत्र को ही अपने मन में ला लेना है, सबसे बेहतर देश होगा। तो किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या जहाँ आयु, आयु मतलब उम्र, और लिंग, लिंग के मतलब स्त्री या पुरुष। ठीक है, व्यवसाय, व्यवसाय में जैसे कोई कारोबार हो गया, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई फैक्ट्री लगाया हुआ है, कोई और उद्योग धंधा कर रहा है, तो व्यवसाय हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा, शिक्षा तो आप लोग समझते ही हैं। या भाषा, फिर बोली के आधार पर, जैसे कोई हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, कोई उर्दू फारसी कुछ भी बोल रहा है। और धर्म, धर्म में जैसे हिंदू मुसलमान या फिर सिख ईसाई क्रिश्चियन बौद्ध इत्यादि धर्म हैं, इनके आधार पर अगर वहाँ विभाजन किया गया है तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या का आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, भाषा, धर्म आदि के आधार पर विभाजन को ही जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी किसी देश में अगर उम्र के आधार पर या फिर वहाँ स्त्री पुरुष के आधार पर विभाजन किया गया हो, या फिर व्यवसाय के आधार पर, जैसे कोई छोटा व्यवसाय कर रहा है, कोई बड़ा व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या शिक्षा में भी होता है, जैसे कोई निम्न शिक्षा प्राप्त किया है, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त किया है, तो इसके आधार पर भी अगर किसी क्षेत्र या देश में अगर विभाजन किया गया हो, या भाषा के आधार पर भी वहाँ किसी को विभाजन किया गया हो, या धर्म के आधार पर अगर विभाजन किया गया हो, तो इन सभी को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या का आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, भाषा, धर्म आदि के आधार पर विभाजन जनसंख्या संगठन कहलाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से हम जो लाइन बाय लाइन सीधा एकदम बोल रहे हैं यही आप परीक्षा में भी लिख पाएँ या याद करते समय। पहले भाषा, धर्म, आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, इसको कहीं भी इधर उधर करके इतना आप लिख सकते हैं, लेकिन ये शुरू में ही आपको लिखना है कि किसी देश या जनसंख्या, किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या, और उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि भाषा, धर्म, उम्र, या फिर स्त्री पुरुष, या बिजनेस व्यवसाय या शिक्षा के आधार पर अगर वहाँ विभाजन किया गया हो, बंटवारा किया गया हो, तो जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रतिदिन आपके एग्ज़ाम से संबंधित क्लास इसी प्रकार से चलेगा।
पूरा अगर आप ध्यान से देखते हैं, नहीं भी तैयारी होगा तो बेहतर तैयारी करवाएंगे सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। और इसी प्रकार से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप देखें और अपने से समझ करके उस आंसर को एग्जाम में लिख पाएँ, ठीक है, रटने वाला काम न हो। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कि निश्चयवाद और संभववाद में अंतर। तो क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा हुआ था कि निश्चयवाद और संभववाद में अंतर स्पष्ट करें। तो इसको लिखना है कि निश्चयवाद, ठीक है, ब्लैक पेन से इसको लिखिएगा एग्जाम में, और यहाँ से ब्लू पेन से इसको लिखना है, ठीक है। तो निश्चयवाद में लिखेंगे कि भौतिक पर्यावरण मनुष्य के सभी कार्यों को नियंत्रित करती है। यानी किसी भी व्यक्ति के अगर सभी काम को कुछ नियंत्रित करता है तो कौन करता है? भौतिक पर्यावरण, ठीक है। याद रखना है कि अगर किसी मनुष्य के सभी कार्यों को अगर कोई नियंत्रित करता है तो कौन नियंत्रित करता है? भौतिक पर्यावरण, और यही तो निश्चयवाद कहलाता है, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं कि किसी मनुष्य के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है भौतिक पर्यावरण, और इसे ही निश्चयवाद कहा जाता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण मनुष्य के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तो निश्चयवाद कहलाता है, ठीक है। फिर संभववाद में हम लोग देखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसमें मनुष्य, क्या याद रखना है? मनुष्य पर्यावरण की सीमाओं में रहते हुए अपनी इच्छा अनुसार विकास कर सकता है। यानी जो आदमी है, व्यक्ति है, वो पर्यावरण की सीमा में रहते हुए, उससे बाहर नहीं जाएगा। किससे? पर्यावरण की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। कौन? व्यक्ति, मनुष्य। यानी मनुष्य पर्यावरण की सीमा में रहते हुए अपनी इच्छा के अनुसार जो विकास का कार्य करे, इसे क्या कहते हैं? संभववाद कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम लिखें, ठीक है। तो नाम निम्नलिखित है, या इसमें हम टाइप नहीं किए, नहीं लिखे हैं, तो इसको आपको लिखना है कि भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्र निम्नलिखित है। एक लाइन बढ़ गया और फिर वहाँ एक लाइन छोड़ के पहला पॉइंट में लिखेंगे खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में है। और खेतड़ी में क्या होता है? तो तांबा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? तांबा का, खेतड़ी में, और ये राजस्थान में है। फिर लिखेंगे दूसरा पॉइंट में मऊ। मऊ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मऊ में क्या होता है? तो तांबा का उत्पादन होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ है? तो झारखंड में है। और सिंहभूम में क्या होता है? तांबा का उत्पादन होता है, ठीक है। ये तांबा उत्पादक केंद्र है सिंहभूम, और यह झारखंड में है। चौथा नंबर में लिखेंगे कोलार। कोलार में क्या होता है? यहाँ से भी तांबा निकलता है, और ये कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग याद कर लिए होंगे कि भारत के 4 तांबा उत्पादक केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। पहले में लिखेंगे खेतड़ी और कोष्ठ में लिखेंगे राजस्थान। हो सकता है कि 1 नंबरिया में ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ दे यहाँ से क्वेश्चन, तो ये यहाँ से तो 2 नंबर का तैयार हो ही रहा है, ऑब्जेक्टिव में भी काम चल जाएगा। पूछ दे कि मऊ मध्य प्रदेश में निम्न में से किसका उत्पादन होता है, और उसमें किसी ऑप्शन में तांबा लिखा हो, तब तो यहाँ से आपको याद है कि तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश मऊ से भी होता है। तो इस प्रकार आप जब इसको समझ के तैयारी करेंगे तो लघु उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ये सभी क्वेश्चन सहायक होंगे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 6ठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें, ठीक है। भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। तो लिखेंगे कि भारत के 4 सूती वस्त्र उद्योग केंद्र के नाम निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे मुंबई, दूसरा नंबर में अहमदाबाद, तीसरा में सूरत, और चौथा में कोयम्बटूर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मानव भूगोल वह शाखा है जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराती है। देखिए बहुत ही ईजी है, याद हो जाएगा कि मानव भूगोल वह शाखा है, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के, व्यक्ति मनुष्य मतलब व्यक्ति और उसके पर्यावरण के बीच में जो संबंध का अध्ययन होता है, इसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन में है कि असंशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। यानी असंशोधित मृत्यु दर की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि असंशोधित मृत्यु दर बराबर, और इसके बाद में यहाँ हम लोग लिखेंगे कि 1 वर्ष में कुल मृत्यु, ठीक है, बटा
कुल जनसंख्या गुने 1000। इसको याद रखना है कि असंशोधित मृत्यु दर कैसे निकाला जाता है। तो एक वर्ष में जितनी मृत्यु हुई होगी उसमें कुल जनसंख्या से भाग देंगे और 1000 से गुना करने पर असंशोधित मृत्यु दर ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में है कि उत्तर भारत के 2 लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि उत्तर भारत में 2 लौह इस्पात उद्योग केंद्र निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, और दूसरा नंबर में लिखेंगे इसमें है राउरकेला। ठीक है, जिसमें उड़ीसा लिखेंगे, ये उड़ीसा में, राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में, और छत्तीसगढ़ में भिलाई है। यहाँ क्या होता है, तो लौह इस्पात उद्योग केंद्र है, यानी यहाँ से लोहा का उत्पादन होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अक्सर ये शामिल किए जाते हैं। तो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखें, तो इन्हीं दोनों को आपको लिखना है। ठीक है, अगर बिल्कुल उत्तर भारत वाला अगर चाहिए कि नहीं उत्तर भारत के ही 2 लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए, तो इसके लिए उत्तर भारत में आप इन दोनों को लिख सकते हैं, कानपुर और अलीगढ़। ठीक है, ये दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कानपुर और अलीगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से भी क्या होता है, लौह इस्पात यानी लोहे का उत्पादन होता है, लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बोला देंगे। इसमें दिया हुआ है कि भू निम्नीकरण के 2 कारणों को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भू निम्नीकरण के 2 कारण निम्नलिखित है। पहला नंबर में लिखेंगे मृदा अपरदन। क्या लिखेंगे, मृदा अपरदन। और दूसरा नंबर में लिखेंगे अत्यधिक सिंचाई या जल भराव। ये 2 कारण हैं जिनके कारण भू निम्नीकरण होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि भूमध्य सागरीय कृषि का महत्व लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि भूमध्य सागरीय कृषि निम्नलिखित है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में है कि भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व को लिखें। तो इसमें लिखेंगे 1 नंबर पॉइंट बना के कि भूमध्य सागरीय कृषि के महत्व लिख देंगे उत्तर में, और यहाँ 2 बिंदु दे देंगे। और 1 नंबर पॉइंट बना के यहाँ लिखेंगे विश्व को जैतून, अंगूर, खट्टे फल जैसी मूल्यवान फसलें प्रदान करती है। यानी जो भूमध्य सागरीय कृषि है इसका महत्व है कि संपूर्ण विश्व को जैतून, अंगूर और खट्टे फलों जैसी जो मूल्यवान फसलें होती हैं इनकी प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि से होती है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो यह क्षेत्र है, कौन क्षेत्र, भूमध्य सागरीय कृषि क्षेत्र, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत को लिखें। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट में पेट्रोलियम और दूसरा में कोयला। ठीक है, इसमें प्राकृतिक गैस को भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट में वो भी क्या होता है, अनवीकरणीय स्रोत होता है। तो यहाँ 2 पूछा गया है, तो आप 2 किसी को भी लिख सकते हैं, या पेट्रोलियम लिखिए या कोयला लिखिए या फिर प्राकृतिक गैस। इन तीनों में से तीनों को लिखिए या 2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 अंक निश्चित रूप से मिलेंगे। क्योंकि यहाँ 2 पूछा है तो हम 5 नहीं ना लिखेंगे, 5 लिखेंगे तो भी 2 ही अंक मिलेगा। 2 को पूछा हुआ है तो 2 लिखेंगे तो भी 2 ही अंक मिलेगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई नंबर कटने की संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में इसमें दिया हुआ है कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव विकास से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे। ठीक है, यानी मानव विकास में किसी भी इंसान या किसी भी समुदाय या व्यक्ति के लोगों को अगर उनकी जीवन शैली बेहतर हो, जीने के तरीके अच्छे हों, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त हो, बढ़िया शिक्षा प्राप्त हो, बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों उन लोगों को, और किसी भी काम को करने का अवसर उनको मिले तो अपनी पूरी क्षमता को विकसित करें, इसी को मानव विकास कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो। अब देखिए आयात का मतलब होता है कि जैसे विदेश से हम लोग तेल मंगाते हैं, तेल, पेट्रोल, डीजल, कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जब विदेश से अगर अपने देश में आए तो इसे आयात कहते हैं।
ठीक है। और जब अपने देश से किसी देश में सामान को भेजा जाए, यहाँ जो भारत में जितनी भी सामान बनी है, अगर कहीं विदेश उसको भेजा जाता है तो उसको निर्यात बोला जाता है, यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि समझने का प्रयास कीजिए कि जब विदेश से किसी वस्तु को मंगाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं, और जब अपने देश से किसी दूसरे देश में किसी सामान को भेजा जाता है तो उसको निर्यात कहते हैं। अब यहीं पर समझना है कि जब किसी देश के, मतलब अपने देश के ही अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो अपने देश के आयात उसकी निर्यात से अधिक हो। देखिए, मतलब हम भेज कम रहे हैं और उधर से मंगा ज़्यादा रहे हैं, इसी को ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी यहाँ से सामान हम किसी देश को कम बेच रहे हैं, कम भेज रहे हैं, लेकिन उस देश से अधिक मात्रा में जब हम अपने देश में सामान को मंगाएंगे तो इस स्थिति को ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। इसी को लिखा गया है कि जब किसी देश के आयात उसकी निर्यात से अधिक हो, मतलब भेजने वाले सामानों से आने वाले सामानों की संख्या अधिक हो, तो ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहलाता है। तो इसे ही क्या कहते हैं? ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर में, मेगा सिटी क्या है? मेगा सिटी क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस शहर की जनसंख्या 1 करोड़ मतलब 10 मिलियन, अगर किसी शहर की जनसंख्या या तो 1 करोड़ कहें या फिर 10 मिलियन कहें से अधिक हो, उसे मेगा सिटी कहते हैं। इसमें कहाँ कुछ रटने वाली चीज़ ही नहीं है। नहीं, किसी भी शहर की जनसंख्या अगर 1 करोड़ है तो मेगा सिटी है, ठीक है, या उससे अधिक है तो भी मेगा सिटी है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि वर्षा जल संग्रहण तकनीक क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्षा जल संग्रहण वह तकनीक है जिसके द्वारा बारिश के पानी को छतों, आंगनों या ज़मीन से एकत्रित कर टंकी या भूमिगत जल में सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। इसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बारिश होता है तो बारिश के पानी को छत के माध्यम से, छत पर तो चारों तरफ से रेलिंग होता है, तो वहाँ जितनी बारिश होगी पानी सब एकत्रित होता है, उस पानी को किसी पाइप के माध्यम से किसी टंकी में जमा कर दिया जाए, ठीक है, या उसी छत के पानी को किसी तालाब में संचित कर दिया जाए, किसी तालाब में पाइप द्वारा उसको रख दिया जाए, और भविष्य में उसका उपयोग करने के लिए अगर उसको बचा के रखा जाए तो इसे ही वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में है आयु संरचना का महत्व। तो देखिए करेंगे, लिखेंगे उत्तर में कि आयु संरचना यानी इससे यह पता चलता है कि जनसंख्या में बच्चों, युवाओं और वृद्धों का अनुपात कितना है। आयु संरचना हमें क्या बताता है? यानी इसी बात को बताता है कि जनसंख्या में कितने बच्चे थे, कितने युवाओं मतलब कितने जवान लोग थे और कितने वृद्ध थे। इन सभी का अनुपात जो दिखाता है उसे क्या कहते हैं? आयु संरचना। किनका अनुपात? बच्चों की जनसंख्या और जवान यानी जवान व्यक्तियों, युवाओं की जनसंख्या और वृद्धों का जो जनसंख्या है, इन सबका अनुपात दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? आयु संरचना कहा जाता है। यानी इनसे ये पता चलता है, ठीक है। या दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि यह किसी देश की श्रम शक्ति, ठीक है, श्रम का मतलब मजदूर, मजदूरी, मेहनत, यानी किसी देश की श्रम शक्ति आर्थिक विकास और सामाजिक आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। आयु संरचना जो होता है इससे पता चलता है कि किसी देश में कितने लोग काम करने वाले हैं, उनकी आर्थिक विकास क्या है, यानी कितनी वो गरीब या अमीर है, और वहाँ की सामाजिक आवश्यकताएं क्या है। इन सभी को समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आयु संरचना की, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट को बना के इसको आप लिख सकते हैं। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन कौन हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि पहला नंबर पॉइंट बना के आर्थिक भूगोल, यानी आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र निम्नलिखित है। पहला नंबर में कृषि भूगोल और दूसरा नंबर में उद्योग भूगोल, ठीक है। इन दोनों को याद रखना है कि आर्थिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन है, तो कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में। देखिए इसमें दिया हुआ है कि शुष्क कृषि क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कम वर्षा वाले
शुष्क क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि जहाँ सिंचाई न्यूनतम मतलब कम होती है और सूखा रोधी फसलें उगाई जाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। कहने का मतलब है कि वह कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत कम वर्षा होती है और वहाँ पर जो फसल उगाई जाती है, जिन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी भी मिल जाए तो वे अपनी काम चला लेते हैं फसल, जैसे वो फसल पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं कम पानी पर। ठीक है, इन फसलों को ही शुष्क फसल भी कहा जा सकता है या शुष्क कृषि भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब उन फसलों में कौन कौन फसल आते हैं, तो जैसे में लिख देंगे बाजरा। बाजरा को आप उन क्षेत्रों में रोप दीजिए जहाँ पानी मिले या बहुत कम मिले, बाजरा आराम से हो जाएगा। ठीक है, ज्वार भी है, इनको भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये शुष्क कृषि के अंतर्गत ही इसको बोई जाती है। या दाल जो होती हैं, हम लोग तो यहाँ अपने एरिया में देखे होंगे कि अब दाल की बुआई हो रही है। दाल रबी फसलें हैं, यहाँ से नवंबर से इसकी अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है। इधर बारिश बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, शुष्क कृषि है, यानी वैसा फसल जिनको बोने के बाद में सिंचाई के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है, शुष्क कृषि कहलाती है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारक। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रवास का मतलब होता क्या है। प्रवास का मतलब होता है कि अपने जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाना, प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो बेरोजगारी या कम रोजगार के अवसर, कम रोजगार अवसर, मतलब प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारक में हम लिखेंगे कि अगर कहीं पर बेरोजगारी या रोजगार कम मिल रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ से लोग पलायन करेंगे, वहाँ से प्रवास होगा ही होगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे प्राकृतिक आपदा या खराब जीवन स्थितियाँ, यानी अगर कहीं बार बार प्राकृतिक आपदा हो रही है तो लोग वहाँ क्यों रहेंगे, वहाँ रहेंगे, वहाँ से कहीं जाना ही पसंद करेंगे। ठीक है, और उनकी खराब जो, इसे ही क्या कहा जाता है, प्रवास। और इसके 2 प्रतिकर्ष कारक है जहाँ से लोग पलायन करते हैं, तो या तो वहाँ बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है या फिर रोजगार कोई नहीं मिल रहा है तो उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा उनको। पहला कारण में लिखेंगे और दूसरा में लिखेंगे प्राकृतिक आपदा या खराब जीवन स्थितियाँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम इसी का दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन हम पढ़ा देंगे और बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ाएंगे कि रटने की ज़रूरत नहीं होगी। इन सभी बातों को ध्यान से समझिएगा तो अपने आप उस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है।